हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोटा मैरिज को अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ और जानेंगे कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए विद रिगार्ड टू मोटा मैरिज। तो दोस्तों, मोटा का लिटरल मीनिंग होता है एंजॉयमेंट। तो मोटा मैरिज इज एंटर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट या फिर प्लेजर। ये फॉर्म ऑफ मैरिज जो एंटर की जाती है वो किसी प्लेजर या एंजॉयमेंट के लिए एंटर की जाती है, बाकी कोई और इसका पर्पस नहीं होता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि पहले ये इंडिया में प्रिविलेंट थी, अब इंडिया में प्रिविलेंट नहीं है। उसके साथ ही साथ इसको खाली शिया जो है, मतलब जो कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, वो ही खाली इसको प्रैक्टिस करते थे। उनका भी खाली इथाना अशरी स्कूल इसको रिकॉग्नाइज करता था। सारे मुस्लिम्स इसको प्रैक्टिस नहीं करते थे, खाली शियाज में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता था, वो भी अंडर ओनली इथाना अशरी स्कूल। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये रिस्ट्रिक्शन होती है अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ कि अ मुस्लिम मैन कैन एंटर ओनली इनटू 4 मैरिजेस, मतलब एक मुस्लिम मैन की खाली 4 वाइफ्स हो सकती हैं। पर व्हेन इट कम्स टू मोटा मैरिज, तो एक मुस्लिम मैन एन नंबर ऑफ मोटा मैरिजेस कर सकता है, चाहे तो 5, 10, 15। पर पर्पस क्या होगा? फॉर द पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट या फिर प्लेजर। और शिया मेल, मतलब खाली शियाज में प्रैक्टिस होता था ये। तो शियाज मेल कैन एंटर इनटू एन नंबर ऑफ मोटा मैरिजेस अलोंग विद द किताबिया वुमेन। मतलब अगर वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है, जूइश रिलीजन से बिलोंग करती हैं, या फायर वर्शिपर है मतलब जोरास्ट्रियन है, तो एक शिया मेल इन सभी के साथ मोटा मैरिज एंटर कर सकता है। पर आपको पता होगा जब हम वैसे नॉर्मल मैरिज की बात करते हैं तो वो सभी रिलीजन के साथ एंटर नहीं कर सकते। पर एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई वुमेन किसी और रिलीजन को फॉलो करती है, जैसे हिंदुइज्म को फॉलो करती है, हिंदुइज्म की फॉलोअर है, तो उसके साथ वो मोटा मैरिज एंटर नहीं कर सकते। वहीं अगर हम शिया वुमेन की बात करें तो राइट शिया वुमेन को भी है मोटा मैरिज एंटर करने का। पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि खाली वो मुस्लिम मैन के साथ ही एंटर कर सकती हैं, अनलाइक अ शिया मेल जो कि क्रिश्चियंस, जूइश, जोरास्ट्रियंस इनके साथ भी एंटर कर सकते हैं। पर व्हेन इट कम्स टू अ शिया वुमेन, शी कैन ओनली एंटर इनटू अ मैरिज विद अ मुस्लिम एंड नॉट विद अ नॉन मुस्लिम। इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं? एसेंशियल है दोस्तों, द पीरियड ऑफ कोहिबिशन शुड बी फिक्स्ड। दोस्तों, ये जो मोटा मैरिज है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एंटर की जाती है, चाहे वो 6 महीने हो, 9 महीने हो, 12 महीने हो। तो ये जो पीरियड है, जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए इसको एंटर किया गया है, वो स्पेसिफाइड होना चाहिए कि भाई ये 9 महीने के लिए मैंने शादी एंटर की है, 12 महीने के लिए की है, 1.5 साल के लिए की है। अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, अगर टाइम पीरियड स्पेसिफिक वो मैरिज नहीं है, तो उसको परमानेंट यूनियन माना जाएगा। ये माना जाएगा कि वो परमानेंट मैरिज है, हो गई है उनके बीच में। ये बात आप याद रखिएगा। तो टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए कि कितने टाइम के लिए वो मैरिज एंटर की गई है। अगर नहीं स्पेसिफाई किया गया है टाइम पीरियड, तो वो एज अ परमानेंट मैरिज ट्रीट की जाएगी। उसके साथ ही साथ सम डोअर शुड बी स्पेसिफाइड। डोअर होता है जो अमाउंट हस्बैंड वाइफ को देता है ड्यूरिंग द मैरिज या आफ्टर द मैरिज, या फिर कुछ टाइप ऑफ डोअर जिसको मेहर भी कहते हैं, वो कई बार शादी जब डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद भी दी जाती है। तो डोअर के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो जो डोअर है, जो मेहर है, जो हस्बैंड वाइफ को देते हैं अंडर मुस्लिम पर्सन लॉ, वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि भाई मैं इतनी डोअर आपको दूंगा। अगर आपने डोअर स्पेसिफाई नहीं की है मोटा मैरिज में, तो वो मैरिज वॉइड मानी जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा। और अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वो मैरिज परमानेंट मैरिज के तौर पे ट्रीट की जाएगी। तो मोटा मैरिज में एक तो टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए, कितने टाइम के लिए शादी की गई है। उसके साथ ही साथ जो डोअर हस्बैंड वाइफ को देंगे वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों और कुछ चीजों के बारे में रिगार्डिंग द मोटा मैरिज। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि कोई भी म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्रिएट नहीं होता स्पाउसेस के बिटवीन में। मतलब ना हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं, ना वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है। पर अगर थ्रू द कॉन्सुमेशन ऑफ मैरिज, थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स विच इज एंटर्ड बिटवीन देम, उनका अगर कोई बच्चा होता है, तो उस बच्चे को लेजिटिमेट ट्रीट किया जाएगा, इलेजिटिमेट ट्रीट नहीं किया जाएगा। और वो बच्चा चाहे अगर, तो वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है अपने फादर की भी और मदर की भी। पर स्पाउसेस आपस में कोई म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं रखते हैं। अब बात करते हैं, देखिए मेंटेनेंस जो होती है, एक तो सीआरपीसी के अंडर मिलती है, मुस्लिम वुमेन हो या हिंदू वुमेन हो या कोई भी रिलीजन की वुमेन हो, अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। एक और फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस होती है जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी मिलती है एक मुस्लिम वुमेन को, जब मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, चाहे वो डाइवोर्स की वजह से हो, डेथ की वजह से हो। तो दो टाइप की मेंटेनेंस मिलती है एक मुस्लिम वुमेन को।
एक अंडर पर्सनल लॉ और एक अंडर सीआरपीसी। तो जब पर्सनल लॉ की बात करते हैं हम, तो मोटा मैरिज में वुमेन जो होती हैं उनको ये फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस नहीं मिलती है अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई भी राइट ऑफ मेंटेनेंस नहीं होता वुमेन का, अनलेस एंड अनटिल अगर ये स्पेसिफाई कर दिया जाए कि भाई हाँ ये मोटा मैरिज एंटर हुई है और वुमेन को जो मेरी वाइफ है उनको मिलेगी मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो वो बात अलग हो गई। पर अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो मोटा मैरिज में एक वुमेन को राइट नहीं होता टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। पर सीआरपीसी में अगर वो चाहें अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी वो चाहें तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, पर पर्सनल लॉ में अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। अब बात करते हैं कॉन्सुमेशन की। कॉन्सुमेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर उनके बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो माना जाता है कि वो मैरिज कॉन्सुमेट हो गई है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो माना जाता है कि मैरिज कॉन्सुमेट नहीं हुई। अगर मैरिज कॉन्सुमेट नहीं हुई है, अगर उनके बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो वुमेन को आधा डोवर मिलता है। जैसे कि अगर 100 मतलब आप मानिए 1000 रुपए का डोवर फिक्स किया गया था तो उसका आधा मिलेगा 500, अगर उनके बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। पर अगर वो इंटरकोर्स हो जाता है, मैरिज कॉन्सुमेट हो जाती है, तो फुल डोवर मिलेगा वाइफ को, पूरा मतलब 1000 का 1000। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जैसे 1.5 साल के लिए मोटा मैरिज एंटर की गई थी, अब 1.5 साल का टाइम बीत चुका है तो मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। मतलब ऐसा कोई इसमें प्रोसीजर नहीं है कि कोर्ट में जाओ मैरिज डिसॉल्व कराओ। मोटा मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, कि भाई 1.5 साल के लिए मैंने मोटा मैरिज की थी, 1.5 साल जैसे ही पूरे होंगे वो मोटा मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। अनटिल एंड अनलेस दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ये डिसाइड कर लें कि इसको 6 महीने और बढ़ा देते हैं, 3 महीने और बढ़ा देते हैं, तो जैसे ही टाइम ड्यूरेशन खत्म हुआ तो मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर जाएगी। और जैसे ही मैरिज डिसॉल्व कर जाएगी, जैसे ही मैरिज एंड हो जाएगी, और अगर उनके बीच में कोई कॉन्सुमेशन हुआ है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है उनके बीच में, तो जो वुमेन है, जो वाइफ है, उनको इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है। मोटा मैरिज में इद्दत का पीरियड वुमेन को ऑब्जर्व करना पड़ता है अगर उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। अगर मैरिज कॉन्सुमेट हुई है तो जो वाइफ है मैरिज डिसॉल्व होने के बाद उन्हें पीरियड ऑफ इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पीरियड ऑफ इद्दत क्या होता है उसको मैं अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं समझा देता हूं। इद्दत का पीरियड वो होता है कि अगर बाय चांस मैरिज डिसॉल्व हो गई है, जैसे कि हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैरिज खत्म हो गई, या फिर डाइवोर्स दे दिया हस्बैंड ने, तो एक वाइफ को अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है। उस दौरान वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो वैसे ही मोटा मैरिज में भी अगर मैरिज कॉन्सुमेट हो गई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, तो मैरिज जैसे ही डिसॉल्व होगी तो वुमेन को इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा फॉर 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज, ये बात याद रखिएगा। और हस्बैंड अगर चाहें तो मोटा मैरिज में बोल सकते हैं कि रिफ्यूज कर सकते हैं प्रोक्रिएशन को, कि नहीं वी विल नॉट हैव एनी किड, तो वो हस्बैंड चाहे तो रिफ्यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी कि मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। अगर 1.5 साल के लिए की गई थी तो 1.5 साल खत्म होते ही ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, अनटिल अनलेस उनके बीच में ये बात तय हो जाए कि भाई हम इसको 3 महीने बढ़ा देते हैं, 6 महीने बढ़ा देते हैं। और एक और बात, अगर 1.5 साल के लिए मोटा मैरिज की गई है और तीसरे महीने में ही वाइफ की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसी समय वो मोटा मैरिज डिसॉल्व मानी जाएगी। तो दोस्तों ये था मोटा मैरिज पे एक्सप्लेनेशन, और सारी वो चीजें हमने कवर की जो हमें पता होनी चाहिए विद रिगार्ड टू मोटा मैरिज। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।